Hello and good evening. Welcome to chapter number 12 NICs, National Insurance Contributions. यूके में जैसे इनकम टैक्स पे किया जाता है वैसे ही इनकम टैक्स के साथ साथ एनआईसी भी पे करनी होती है, यानी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के नाम पे कुछ पेमेंट करना होता है एचएमआरसी को. द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस, कौन लोग होते हैं जिनको एनआईसी का पेमेंट करना है? 16 ईयर्स से ऊपर के लोग जो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं यूके में, उनको एनआईसी का कंट्रीब्यूशन करना होता है. कब तक करना है? 16 साल के बाद में पूरी जिंदगी करते रहोगे? नहीं, रिटायरमेंट एज तक करोगे. यानी बेसिकली 16 ईयर्स के बाद में आप जब तक कमा रहे हैं तब तक ये कंट्रीब्यूशन आपको करते रहना है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स. और ये अर्निंग्स पे बेस्ड होता है, तो आप कमाते रहेंगे तो एनआईसी कंट्रीब्यूशन भी करते रहेंगे. नाउ लेट्स कम टू मोर डिटेल्ड. ये इस तरह का एक चार्ट, ये आपकी कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट से ही मैंने उसकी पिक निकाली है. बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है ये. एनआईसी कॉन्ट्रीब्यूशंस ये दोनों लोगों के केस में एक्सप्लेन करता है, एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके केस का भी. जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, यानी कि एक एम्प्लॉई सिर्फ क्लास 1 एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. इसको हम बोलते हैं क्लास 1 एनआईसी, क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी. दूसरा पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयमेंट का होता है एम्प्लॉयर का होना. एम्प्लॉयर भी क्या एनआईसी कंट्रीब्यूशन करता है. पहला क्लास 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा क्लास 1A एनआईसी कंट्रीब्यूशन. इनके सबके नाम ध्यान रखना. अगर एम्प्लॉयमेंट का केस है तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों एनआईसी कंट्रीब्यूशन करेंगे. एम्प्लॉई सिर्फ एक ही एनआईसी कंट्रीब्यूशन करेगा, दैट इज क्लास 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. लेकिन एम्प्लॉयर वो दो कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है एम्प्लॉय के लिए. नंबर 1 क्लास 1 एम्प्लॉयर, दूसरा क्लास 1A. इनके नाम अलग अलग हैं क्योंकि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस और पेमेंट करने की रेट्स भी अलग अलग हैं. एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे. उसके बाद में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, यानी एक सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर. ये सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर क्या करता है? ये दो तरह की एनआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, क्लास 2 एंड क्लास 4. ये भी दोनों में कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन फिलहाल यू हैव टू जस्ट रिमेंबर क्लास 2 क्लास 4 आर पेड बाय अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. क्लास 1 एम्प्लॉय contribution is made by an employee. Class 1 employer NIC is paid by the employer, and class 1A that is also paid by the employer. तो सबसे सुखी आदमी तो ये है जो नौकरी करता है, उसको एक ही तरह का एनआईसी कंट्रीब्यूशन करना है, दैट इज ओनली क्लास 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. अब थोड़ा सा इनकी डिटेल में जाते हैं. ये क्लास 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है कितना? इस टेबल को देख के घबराना नहीं, ये एग्जाम में दी होती है, टेबल की फॉर्म में नहीं, लेकिन ये रेट्स दी होती है. मतलब किसी भी एम्प्लॉय की टैक्सेबल कैश अर्निंग्स पूरे साल की ले लो. देखो 12,571 और 50,270 के बीच में अगर ये आ रही है तो एनआईसी कंट्रीब्यूशन होगा 13.25% ऑफ दिस टैक्सेबल कैश अर्निंग. वापस से सुनना, किसी भी एम्प्लॉय की आपको कैसे एनआईसी कंट्रीब्यूशन निकालना है उसके लिए ये टेबल काम लेनी है. सबसे पहले निकालो उसकी टैक्सेबल कैश अर्निंग्स. अब इन पे बहुत ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना. टैक्सेबल मतलब एग्जाम्प्ट वाली इसमें मत जोड़ना. फाइनली जो टैक्सेबल अमाउंट है वो उठाओ. फिर हमें सिर्फ कैश अर्निंग्स लेनी है, नॉन कैश बेनिफिट्स इसमें इंक्लूड नहीं होते. पूरे साल की टैक्सेबल कैश अर्निंग्स उठा लो. अब देखो इसकी रेंज क्या है. 12,570 पाउंड तक, यानी पीए की लिमिट तक एनआईसी कंट्रीब्यूशन नहीं करना. लेकिन जैसे ही 12,570 से ऊपर हो जाए टिल 50,270, 13.25 इज द एनआईसी कंट्रीब्यूशन टू बी मेड. और 50,270 से ऊपर एनआईसी कंट्रीब्यूशन होता है 3.25%. इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे, तो इसको एक बार देख ही लेते हैं. ये इलस्ट्रेशन 3 है आपकी बुक का स्टडी टेक्स्ट, कैप्लन स्टडी टेक्स्ट का. Leah and Ariel are employed by Garden Gnomes Limited and both pay into the company's occupational pension scheme. दोनों के दोनों कंपनी की occupational pension scheme में पैसा contribute करते हैं. Their remuneration for the tax year is as follows. Leah का और Ariel का दोनों का remuneration आपको दे दिया. दोनों की सैलरी आपके पास है. याद रखना, सैलरी कैश अर्निंग होती है,
बोनस, ये भी कैश अर्निंग है। कार बेनिफिट, सो कार बेनिफिट कैश अर्निंग नहीं होता है, ये गाड़ी दी गई है, दिस इज नॉन कैश। देन एम्प्लॉयर्स पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉइज पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन वो तो अपनी तनख्वाह में से देता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। और एम्प्लॉयर का पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी टैक्सेबल नहीं होता, दिस इज एग्जेम्प्ट फॉर द एम्प्लॉय। तो ऐसे केस में दोनों का क्लास 1 एनआईसी कितना कैलकुलेट होगा, उसके लिए सबसे पहले ग्रॉस अर्निंग्स निकालते हैं। सिर्फ दो ही टैक्सेबल और कैश अर्निंग्स दिख रही हैं, एक सैलरी, दूसरा बोनस। तो दोनों के सैलरी और बोनस को ऐड कर लो, 30,000 और एरियल का 55 और 4, 59 और 30, ये इनकी ग्रॉस अर्निंग्स आई है। अब आप इनकी रेंज देखेंगे कि कौन सी रेंज में ये फॉल करती है। ये वाली फर्स्ट रेंज में आएगी और ये 50,270 से ऊपर वाली रेंज में आएगी। या इन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं, बट ठीक है। अब ये ऐसे आपको सबसे पहले ग्रॉस अर्निंग्स निकालनी है और उन ग्रॉस अर्निंग्स के बेसिस पे देखना है कि एनआईसी कंट्रीब्यूशन इस एम्प्लॉय का होगा कितना। आगे बढ़ते हैं, एक इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। अब इसमें हम एनआईसी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। मिली is employed by Blue Forge Limited and is paid an annual salary of 49,000 pounds. Millie is also provided with the following taxable benefits. आपको कार दी गई है, so car is simply non-cash. कार बेनिफिट निकालते हैं हम, टैक्सेबल करते हैं, लेकिन गाड़ी प्रोवाइड करना दैट इज नॉट अ कैश आइटम। आपको गाड़ी दी गई है तो टैक्सेबल और कैश होना चाहिए, तो ये तो कैश आइटम तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वाउचर्स फॉर द लोकल जिम। तो ये जो वाउचर्स हैं इनको इक्विवेलेंट टू कैश माना जाता है, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ बाइंग समथिंग, दे आर अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर वो चीज होती है कि आप उस आइटम को देंगे और बदले में आपको कुछ सामान मिलेगा, दैट इज योर वाउचर्स। तो इन वाउचर्स को कैश की तरह अज्यूम करते हुए हमारी यहां पे कैश अर्निंग्स, टैक्सेबल कैश अर्निंग्स कितनी निकलेंगी, 49,000 प्लस 2,000। ठीक है, 51,000 आ गई। अब 51,000 में कैसे कैलकुलेट करेंगे एनआईसी क्लास 1? सीधा सीधा चेक करो, 12,570 तक तो आपको जीरो लेना है, उसके ऊपर 50,270 तक, यानी 12,571 से 50,270 तक द रेट शुड बी 13.25%। ये इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इंटू 13.25% करो। इसकी रेलेवेंट अर्निंग्स कितनी है, 51,000। तो 50,270 का गैप शुड बी टैक्स्ड एट 3.25%। ये रेट्स ना मैंने लर्न करी है ना तुम लोग लर्न करना, ये आपको एग्जामिनेशन में मिलती है। ये दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां पे लेकिन क्लास 1 लाइबिलिटी पूछी है एम्प्लॉय की भी और कंपनी की भी, यानी मिली की तो बतानी है, ब्लू फॉर्ज लिमिटेड की भी क्लास 1 लाइबिलिटी बतानी है। तो कंपनी के लिए कितनी होती है, कंपनी के लिए अभी क्लॉज हम अभी पढ़ेंगे, तो कंपनी वाला क्लॉज एक बार देखते हैं। एक क्लास 1A है और एक क्लास 1 एम्प्लॉयर है, तो एक बार पहले यहां से दिखा के आपको पीछे फिर लेके चलती हूं। क्लास 1 एम्प्लॉयर का क्या है, 9100 से ऊपर जितनी भी अर्निंग्स है उस पे 15.05%। चलो पलट के चलते हैं अब उस क्वेश्चन पे। 9100 से ऊपर उसकी कमाई है 51,000 की अर्निंग्स, 9100 से जितनी भी ऊपर है उस पे 15.05%। ये रेट भी आपको एग्जाम में दी होगी। दिस इज द एम्प्लॉयर्स क्लास 1 एनआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन यहां पे दोनों पूछे थे, लेकिन अब हम इन दोनों पे डिटेल पे चलते हैं। एम्प्लॉय का तो हमने देख लिया, आ जाते हैं एम्प्लॉयर के एनआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन पे। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का क्लास 1A। हाउ इज क्लास 1A एंड क्लास 1 डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्लास 1A होता है बेनिफिट्स पे जो पे होता है, यानी यहां पे हमें ये कैश वाला चक्कर हटा देना है। हमें यहां पे ये किसके ऊपर पे करना है, टैक्सेबल बेनिफिट्स पे, और उस पे लगा देना है 15.05%।
ये तो है क्लास 1A। क्लास 1 एम्प्लॉयर, जितनी भी एम्प्लॉई की अर्निंग्स 9100 से ऊपर हैं उस पे 15.05%। बेसिकली अगर मैं ये देखूं तो एम्प्लॉयर के लिए रेट तो 15.05% ही आ रही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्लास 1A टैक्सेबल बेनिफिट्स के ऊपर देना है, क्लास 1 एम्प्लॉयर कैश अर्निंग्स के ऊपर देना है, यानी कैश अर्निंग्स जितनी भी 9100 से ऊपर है उस पे 15.05। जबकि यहां पे जितने भी टैक्सेबल बेनिफिट्स किसी भी एम्प्लॉय को मिलते हैं उसका 15.05%। तो ये दोनों तीनों चीजों का डिफरेंस ध्यान रखना। यहां पे एम्प्लॉय खुद कर रहा है, ये एम्प्लॉयर एनआईसी कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉय के लिए किस अमाउंट पे, इधर तो करेगा टैक्सेबल बेनिफिट्स पे, इधर करेगा कैश अर्निंग्स जितनी भी 9100 से ऊपर है उस पे। दोनों की रेट 15.05%। यही अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। चलो एक अभी यहां पे भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट का। Sloan is employed by Dutton Limited at an annual salary of 53,000 pounds. They were provided with a company car throughout the tax year 22-23 that had a list price of 15,000 pounds. The car has CO2 emission of 128 ग्राम पर किलोमीटर। तो सबसे पहली चीज क्लास 1 और क्लास 1A के लिए मुझे टैक्सेबल बेनिफिट चाहिए। तो टैक्सेबल बेनिफिट यहां पे मेरे पास आता है कार। अब कार का बेनिफिट कैसे दिया जाएगा, लिस्ट प्राइस इंटू अप्रोप्रिएट परसेंटेज। ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करोगे तो निकालो कितना आएगा, 128 को या तो मैं 125 कर दूं फिर डिवाइड बाय 5 करूं, ये कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 5 2 10 25। ठीक है, तो अब ये 25 को कैसे डील करें इसमें परसेंटेज में। सबसे पहली चीज, अच्छा मैंने यहाँ एक गड़बड़ ये कर दी, मुझे 125 में से पहले 55 हटाना चाहिए था। चलो यहाँ पे हटा देते हैं, 125 लो और उसमें से पहले 55 हटा दो, जो बचता है उसको डिवाइड बाय 5 ले लो। ये रेट आनी चाहिए आपकी, पहले तो अपन 16 से चालू होंगे और 16 के बाद में कितना आ रहा है यार कैलकुलेटर पे, 70/5, 15 आ रहा है क्या, दिस इज 7, दिस इज 0, सो 5 14 आ रहा है। ठीक है, तो 16 तो पहले वाली 55 तक की रेट प्लस 14 कर दिया, दिस कम्स आउट टू 30%। मेरे पास जो कार परसेंटेज आ गई वो आ जाती है 30% की। अब क्या करें, अब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल बेनिफिट निकालो। टैक्सेबल बेनिफिट क्या होता है, लिस्ट प्राइस इंटू अप्रोप्रिएट परसेंटेज। लिस्ट प्राइस इज 15,000, ठीक है, ये तो आपके आ जाएंगे कार बेनिफिट। आगे, पेट्रोल फॉर बोथ बिजनेस एंड प्राइवेट माइलेज इज प्रोवाइडेड बाय डट्टन लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट फ्यूल आपको दे दिया, तो फ्यूल का बेनिफिट हम कैसे निकालते थे, 25,300 पे अप्रोप्रिएट रेट लगा दो, ठीक है। मेरे पास टोटल बेनिफिट्स कितने के आ गए, 12,090। अब निकालते हैं क्लास 1 और क्लास 1A दोनों एनआईसीज। क्लास 1 एनआईसी किस पे निकलती है, अच्छा तुम जवाब कैसे दोगे क्लास 1 एनआईसी आपकी कैश अर्निंग्स पे, इस केस में कैश अर्निंग्स कितनी है इस इंडिविजुअल की, 53,000 ले ले, उसके अलावा तो बाकी सारे के सारे इसको बेनिफिट्स दिए गए हैं, दे आर नॉट कैश अर्निंग्स, तो 53,000 लेके चलते हैं। क्लास 1 एनआईसी कितनी होगी, 50,270 और 12,570 का डिफरेंस
13.25 और उससे ऊपर यानी 53,000 माइनस 50,270 इसको टैक्स कर दो 3.25% पे। $89। तो आपका क्लास 1 एनआईसी कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है? 4995 प्लस 89। अच्छा, अब क्लास 1A पे आते हैं। क्लास 1A किस पे मिलता है? बेनिफिट्स के ऊपर देना पड़ता है 15.05% की रेट से। तो क्लास 1A बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं 12090, इस पे 15.05% लगाओ एंड दिस शुड बी योर क्लास 1A कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन कौन करता है? एम्प्लॉयर। रिमेंबर, क्लास 1 एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय एनआईसी। क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी एम्प्लॉयर करता है, और क्लास 1A ये भी एम्प्लॉयर ही करता है, यानी एम्प्लॉयर ये एचएमआरसी को जमा कराता है। ठीक है, इसके होने के बाद में आगे बढ़ते हैं। एनआईसी का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अब ये भी एक कोई चीज होती है। क्लास 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, यानी एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है 15.05% वाला, जो कैश अर्निंग्स 9100 से ऊपर होता है। इसमें से एक एम्प्लॉयमेंट अलाउंस नाम से एम्प्लॉयर एक अमाउंट डिडक्ट कर सकता है 5,000 पाउंड तक का। ये कैसे माइनस कर सकता है वो ध्यान से देखना। लेट्स सपोज क्लास 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किसी एम्प्लॉयर का निकल रहा है 3500 पाउंड्स, तो वो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम पे 5000 क्लेम नहीं करेगा, 3500 ही करेगा। नाउ लेट्स सपोज उसका कंट्रीब्यूशन बन रहा है 8000 पाउंड्स, तो वो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम पे सिर्फ 5000 का अमाउंट ही डिडक्ट कर सकता है। बाकी बचा हुआ ये क्लास 1 एम्प्लॉयर के नाम पे एचएमआरसी को जमा करा देगा। लेकिन क्या ये चीज हर एम्प्लॉयर कर सकता है? नहीं, कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स के लिए ही ये स्कीम होती है, स्पेशली जिनका टोटल क्लास 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1 लाख पाउंड तक का ही होता है, उससे कम होता है बेसिकली। तो कहने का मतलब है जो छोटे एम्प्लॉयर्स है ना, जिनका क्लास 1 कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1 लाख पाउंड तक का पड़ता है, वो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी इनका जो भी क्लास 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसमें से 5,000 तक का अमाउंट माइनस कर सकते हैं और बाकी बचा हुआ डिपॉजिट करा सकते हैं। स्पेसिफिकली एक कंपनी ऐसी होती है जिसको ये बेनिफिट नहीं मिलता। ये कौन सी कंपनी है? जिसके पास एक ही एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय भी डायरेक्टर है, और इस डायरेक्टर की तनख्वाह 9100 पाउंड से ऊपर है। इस कंडीशन का ध्यान रखना, ऐसी कंपनीज को एम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलता। यानी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस किन कंपनीज को मिलेगा? जिनका क्लास 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1 लाख पाउंड से नीचे होता है। उन कंपनीज को ये बिल्कुल नहीं मिलेगा जिनके पास एक ही एम्प्लॉय है एंड दिस एम्प्लॉय इज अ डायरेक्टर हु इज गेटिंग अ सैलरी अबव 9100 पाउंड्स। अब ये एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है क्या? एम्प्लॉयर जो भी क्लास 1 एनआईसी कंट्रीब्यूशन करता है उसमें से 5,000 पाउंड तक का अमाउंट वो रिड्यूस कर सकता है। अगर कम कंट्रीब्यूशन किया है तो कम रिड्यूस कर लेगा, ज्यादा एनआईसी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया है तब 5,000 पाउंड्स करेगा। तो इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतना गरीब कोई एम्प्लॉयर आपको मिलेगा नहीं। ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई करना जो क्लास 1 और क्लास 1A के ऊपर है। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए आई जस्ट टुक इट। सो ये आपका होमवर्क है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्लास 2 और क्लास 4 एनआईसीज पे। ये दोनों कैटेगरीज जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के सिर पे होती हैं, दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ क्लास 2 एनआईसी एंड क्लास 4 एनआईसी। अब पहले देखते हैं कि ये क्लास 2 एनआईसी क्या है। तो क्लास 2 एनआईसी के लिए ये टेबल चलती है, ये भी आपको एग्जाम में दी होती है, ये टेबल के फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब यहां पे क्या है, ये बिजनेसमैन है, इसकी अर्निंग नहीं देखनी, ट्रेडिंग प्रॉफिट देखना है। और हमें देखना क्या है, उसकी टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स का नंबर निकालना है। यानी टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स अगर किसी टैक्स पेयर के 12,570 तक हैं तो उसको कोई क्लास 2 एनआईसी कंट्रीब्यूशन नहीं करना, लेकिन अगर उससे ऊपर है तो 3.15 पाउंड्स पर वीक के हिसाब से उसको पेमेंट करना है। साल में वीक्स होते हैं 52, ये मैक्सिमम हो सकता है किसी के लिए
इससे ज्यादा क्लास 2 एनआईसी कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। या तो किसी बंदे की कमाई यानी टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स 12,570 तक के होंगे या उससे नीचे होंगे, या फिर जिसके भी ऊपर होंगे तो उसको कंट्रीब्यूशन कितना करना है 3.15 हर हफ्ते के हिसाब से। सो टेक 52 वीक्स इन अ ईयर एंड 3.15 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द टोटल क्लास 2 एनआईसी विच इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ दैट बिजनेसमैन। तो ये तो बहुत छोटा सा एनआईसी है। इसके लिए मुझे प्रॉफिट कौन सा देखना है वो भी देख लो। आपको लेने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स जिसमें आपको ट्रेडिंग लॉसेस माइनस कर देने हैं, लेकिन पीए माइनस नहीं करना है। उसका ध्यान रखना, पीए शुड नॉट बी डिडक्टेड, फिर वो इनकम की तरफ चला जाएगा, टैक्सेबल इनकम। कहने का मतलब है आपको सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स लेने, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, इनकम की तरफ मत चले जाना। ये तो है आपका क्लास 2 एनआईसी। व्हाट अबाउट क्लास 4 एनआईसी? क्लास 4 एनआईसी तगड़ा होता है। वही वाली रेंज है अभी जो हमने देखी थी एम्प्लॉई के केस में, क्लास 1 एम्प्लॉई एनआईसी के केस में सेम टू सेम लिमिट्स है। अगर 12,570 से 50,270 तक की रेंज में किसी के प्रॉफिट्स आते हैं तो 10.25% ऑफ द प्रॉफिट्स शुड बी पेड टू एचएमआरसी इन द नेम ऑफ क्लास 4 एनआईसी। अगर 50,270 से ऊपर किसी के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं तो 3.25% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी पेड एज क्लास 4 एनआईसी। तो ये लिमिट्स आपको फिर से आई विल से दीज विल बी गिवन इन द एग्जाम, इनको रटना नहीं है, 10.25 और 3.25। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इसका। James has been trading as a self-employed painter and decorator since 2002. His tax-adjusted trading profits for the year are 62,000 pounds and he has trading loss brought forward of 10,000. तो ध्यान रखना नेट ट्रेडिंग इनकम निकालनी है। 62,000 इस साल की कमाई है, 10,000 का जो लॉस था इसको माइनस कर दो, यानी टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना बचता है 52,000 का। अब इसके ऊपर लिमिट हम वही लगाने वाले हैं, कौन से वाली? 12,570 से 5270 तक और फिर 5270 से ऊपर। 12,570 और 5270 के बीच को 10.25 पे लगाओ और 52,000 से 5270 से 52,000 तक को 3.25% पे। ये आपकी टोटल एनआईसी क्लास 4 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। किसको करना है ये जेम्स को करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हिज वाइफ पॉपी इज अ पार्ट टाइम मोबाइल हेयर ड्रेसर। मोबाइल हेयर ड्रेसर, मोबाइल के बाल ठीक करती है। मोबाइल हेयर ड्रेसर है जिसकी फिक्स प्लेस ऑफ काम नहीं है, वो एज पर नीड शी गोज टू द प्लेसेस ऑफ द क्लाइंट्स। हर टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आर 13,560। तो 13,560 वाला है तो ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, तो ऐसे केस में इसका भी इन्होंने क्लास 4 ही पूछा है, तो क्या करें 12,570 से ऊपर 10.25% पे टैक्स कर दो। ये जो भी आएगा ये इसका क्लास 4 एनआईसी कंट्रीब्यूशन होगा। सो दिस इज प्रिटी सिंपल। अगर आपको वो जो टेबल्स मैंने बनाई है वो दिमाग में बैठती हैं तो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये क्लास 1 एनआईसी जो एम्प्लॉई ने पे करनी है ये कैसे पे होगी? इसको पे करता है एम्प्लॉयर। कैसे? सैलरी की एक पे डेट होती है जब आपको आपकी सैलरी दी जाती है। एम्प्लॉयर उस टाइम कैलकुलेट करता है कि इस एम्प्लॉय का एनआईसी कितना बनेगा, एम्प्लॉय एनआईसी, और खुद का वाला भी क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी भी कितना बनेगा, क्लास 1 ए भी कितना बनेगा। ये सारी कैलकुलेशन करता है पे वाली डेट पे, और फिर उसके बाद में एनआईसी के अमाउंट को रोक के बाकी सारे की सैलरी आपको डिसबर्स कर देता है। यानी कि अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपकी सैलरी में से ये जो एम्प्लॉय एनआईसी है इसको डिडक्ट कर देगा और इसको जमा कराएगा एचएमआरसी को और आपको दे देगा बची हुई सैलरी। तो ये अब आगे एचएमआरसी के पास कैसे पहुंचेगी? सारे कंट्रीब्यूशन, कौन से सारे कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का खुद का एनआईसी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का एनआईसी कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर ने कोई पे भी डिडक्ट किया होगा ना, ये तीनों आइटम पहुंचाने होंगे एचएमआरसी के पास। वहां पे अब सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। तो 22 ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी जिस महीने आपने पे काटा, या फिर लेट्स सपोज ये अप्रैल का पे काटा है, टीडीएस अप्रैल का काटा है, मई 22 तक आपको एचएमआरसी को ये इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कराना है पूरा पेमेंट।
पेमेंट कर देना है, सबमिट क्या कराना है, डिपॉजिट कराना है। ठीक है, अब क्लास 2 और क्लास 4 कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि यहां पे तो ना कोई पे सिस्टम है ना कोई एम्प्लॉयर है। एचएमआरसी को कैसे जमा कराएंगे, सेल्फ असेसमेंट के थ्रू। और सेल्फ असेसमेंट के थ्रू जो भी टैक्स की ड्यू डेट होती है उस टैक्स की ड्यू डेट पे आप इसको जमा करा देंगे, क्लास 2 और क्लास 4 दोनों को, यानी 31 जनवरी 2024। आपका साल खत्म होगा 5 अप्रैल 23 को, उसके नेक्स्ट 31 जनवरी जो आनी है उस पे आप ये दोनों एनआईसी पे कर देंगे। सेल्फ असेसमेंट के थ्रू मतलब खुद ही असेसमेंट करेंगे कि आपकी इनकम कितनी है, कितना एनआईसी बनना चाहिए, एंड दैट यू हैव टू डिपॉजिट। ये इस तरह से पहुंचेगा एचएमआरसी के पास। अब इसमें से एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा वो देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 57, लॉर्ना के नाम से आपको मिलेगा, LORNA। लॉर्ना हैज द चॉइस ऑफ बीइंग आइदर एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, की दोनों में से जो भी रहना चाहे वो रह सकती है। इफ एम्प्लॉयड, Lorna's gross annual salary for the tax year 22-23 will be 36,000. If self-employed, Lorna's trading profits for the year ended 5th April 23 will be 36,000. यानी क्या है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहे चाहे एम्प्लॉयड रहे, मोटा मोटा ऐसा दिख रहा है कि उसकी जो इनकम आनी है वो तो 36,000 ही आनी है। हाउ मच मोर नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल Lorna suffer for the tax year 22-23 if she chooses to be employed rather than self-employed? मतलब कि अगर वो एम्प्लॉयड रहना चाहे रादर देन सेल्फ एम्प्लॉयड के, तो कितना एक्स्ट्रा एनआईसी उसको पे करना होगा। तो इसका मतलब एज एन एम्प्लॉय क्या पे करेगी वर्सेस एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या पे करेगी, उसका डिफरेंस निकाल लूं। तो चलो, एज एन एम्प्लॉय वो क्या पे करेगी, क्लास 1 एनआईसी। और क्लास 1 एनआईसी में क्या था, इनकम 12,270 से 50,000 तक अगर ऊपर होगी तो उसके ऊपर रेट लगानी है 13.25 की। यहां तो 50,000 पहुंच ही नहीं रही, इनकम 36,000 आ रही है, यानी 36,000 और 12,570 के डिफरेंस पे 13.25%। आप ये अमाउंट निकालेंगे। अच्छा, अब ले लेते हैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगी तो क्लास 2 और क्लास 4 दोनों कंट्रीब्यूट करेगी। क्लास 2 क्या था, हर वीक का 3.15 पाउंड्स, और वीक्स पे इन्होंने कुछ बोला नहीं है तो आई विल टेक 52 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्लास 4 एनआईसी पे। ये भी सेम 36,000 इन एक्सेस ऑफ 12,570, ये लेना है हमें 10.25% पे। ठीक है, करते हैं चलो इसकी कैलकुलेशन को, ये कितना आ रहा है कर लेना भाई तुम भी। तो ये इनका डिफरेंस तो आ रहा है 23,430, और इस पे रेट लगानी है हमने 13.25%। ये 163.8 आ रहा है, मैंने 164 ले लिया। ये पेमेंट होगा व्हेन शी विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड, ये पेमेंट होगा व्हेन शी विल बी वर्किंग। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वालों का टोटल लगा लेते हैं 164 प्लस इन दोनों का टोटल आ रहा है 2,565, माइनस कर लो 3,104, 539।
सो 539 एक्स्ट्रा पे करना होगा इफ शी चूजेस टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड रादर देन सेल्फ इफ शी चूजेस टू बी एम्प्लॉयड रादर देन सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब अगर नौकरी चूज करती है वर्सेस बिजनेस तो कितना एनआईसी एक्स्ट्रा पे करना होगा नौकरी में आने की वजह से 3104 माइनस 2568 दैट इज 539। आंसर इज सी। ठीक है, अपने हाथ से करना भाई इसको। नेक्स्ट पे आते हैं। एफई क्या नाम है ये, ओके वट एवर, इज अ डायरेक्टर ऑफ मुल्क लिमिटेड and is paid an annual salary of 60,000. During the tax year 22-23, he also received an annual bonus received of 3,000 pounds and free meals in the workplace canteen open to all staff at a cost of 1040 to his employer. तो पहली चीज का तो ध्यान ये रखना, ये जो कैंटीन सर्विस है इसका हम क्या करें, ये तो सारे स्टाफ के लिए ओपन है, इट शुड नॉट बी टेकन एज अ बेनिफिट। इन्होंने पूछा भाई क्लास 1 एनआईसी बता दो एम्प्लॉय की which have been suffered by F for the tax year। तो यार ये तो एम्प्लॉय के लिए बोल रहे हैं। सो बेसिकली मुझे उसकी कमाई चाहिए, कितनी कमाई होगी 60 में, ये वैल्यू जोड़ना मत। वाई, ये भले ही ये जो फ्री मील है इसको भले ही तुम कितना भी टैक्सेबल कर दो, दिस इज नॉट अ कैश आइटम, और हम क्लास 1 में लेते हैं टैक्सेबल कैश अर्निंग्स, दिस इज नॉट कैश, डोंट टेक इट। लेकिन यहां से मुझे 2 आइटम कैश के दिख रहे हैं। ठीक है, अब लगा लेते हैं एनआईसी वापस से उसी तरीके से 50,270 इसको ले लो 13.25% पे और इसको ले लेना 3.25% पे, बस, और निकाल लो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जस्ट कैलकुलेट इट्स आंसर वट एवर इट इज। नेक्स्ट पे आते हैं। Paloma has been trading for a number of years. Her tax adjusted trading profit for the year ended 31st May 2022 was 58,000 pounds and for the year ended it was 57,200. What is the amount of class 4 NIC payable for the tax year 22-23? 2 क्वेश्चंस है यहाँ पे। पहला, दो प्रॉफिट्स क्यों दे रखे हैं, ताकि आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि टैक्स ईयर 22-23 के लिए उसके कौन से वाले प्रॉफिट्स मुझे देखने हैं, 58 या 57,200। तो ध्यान रखना, ट्रेडर के लिए यानी कि एक बिजनेसमैन के लिए उसके जो भी साल, विच एवर ईयर इज एंडिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट एंडिंग इन द टैक्स ईयर, दैट शुड बी चार्ज टू दैट टैक्स ईयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 22-23। इस टैक्स ईयर में जो भी क्लोजिंग डेट फॉल कर रही होगी वो असेस की जाएगी इस टैक्स ईयर में। तो 22-23 आपका टैक्स ईयर कहां से चालू होता है, 6 अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 23 तक। इसके बीच में जौन सा भी प्रॉफिट फॉल कर रहा है दैट शुड बी असेस टू टैक्स अंडर टैक्स ईयर 22-23, और वो फॉल कर रहा है ये 58,000। तो यहां पे सिर्फ 58,000 का असेसमेंट था और कुछ नहीं था। क्लास 4 एनआईसी क्या है, 58,000 को कैसे देखें, 50,270 यार मैंने पहले वाले में 50,270 लिखा था क्या, क्या लिख दिया था मैंने, कुछ और वैल्यू लिख दी थी क्या 50,270 की बजाय। अभी पीछे नहीं जाएगा, चलो कोई नहीं। अगर मैंने वहां 50,270 की बजाय कोई और वैल्यू लिखी है ना उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये रेट्स वेट्स चेक कर लेना, ठीक है, मैंने रट नहीं रखी है, ये जितना जैसा भी ध्यान आ रहा है वैसा डाल दिया है, बट मोटा मोटा दिस इज दिस। जो टेबल थी मैंने उससे वैल्यूज उठाई हैं। तो यहाँ पे मेजर आपको आइडेंटिफिकेशन क्या करना था, टैक्स ईयर 22-23 में
दोनों में से कौन से वाले प्रॉफिट्स के लिए एनआईसी उठानी है? 58 के लिए एनआईसी कैलकुलेशन लेनी है या 57,200 के लिए? तो ये सीवाईबी बेसिस यूज करके आपको फाइंड आउट करना है, निकालना जी इसका आंसर। एल्सा is employed by B Limited during the tax year 22-23. B Limited provided ELSA with the following benefits. एक प्राइवेट जिम मेंबरशिप उसको दी गई है, तो नंबर 1, दिस जिम मेंबरशिप इज नॉट अ कैश आइटम। दूसरा, contribution of 1800 into a private pension scheme. ELSA had use of the private gym membership throughout the tax year. The normal membership fees is 1000, but B Limited negotiated a discount and paid 900 pounds for it. हो, ये तो बेनिफिट्स के बारे में पूछ रहा है। चलो, तो यहाँ पे बेनिफिट्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जो जिम मेंबरशिप है उस पे क्या बोलते हो? ये तो प्राइवेट पेंशन स्कीम का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस इज नॉट अ बेनिफिट। दूसरा, ये कैश बेनिफिट भी मान सकते हो। मुझे यहां पे चाहिए बेनिफिट्स, टैक्सेबल बेनिफिट्स, दिस इज एग्जेम्प्ट। वैसे ये प्राइवेट के अंदर नहीं जा रही हूं मैं, बट पॉइंट ये है कि ये बेनिफिट ही नहीं है, दिस इज नॉन कैश बेनिफिट में इसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो यहां पे अगर हम इसको लें, दिस इज अ नॉन कैश बेनिफिट। अब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1000 या 900? जब कुछ भी पता नहीं होता तो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, यानी यहां पे बेनिफिट आएगा 900 पाउंड्स का। अब ये पूछ रहा है क्लास 1A एनआईसी लगा दो, तो क्लास 1A एनआईसी निकलती थी, जो भी बेनिफिट्स हैं उस पे 15.05%, 05, हाँ चेक करना, शायद 05 ही है या 03 है, कुछ ऐसा। ये जो भी आएगा या 03 है तो चेक करना, बट पॉइंट ये है यहां पे आपको बेनिफिट एनालाइज करना था कितना है। तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज 900 ओनली, दिस इज नॉट अ बेनिफिट, रादर दिस इज अ कैश टाइप ऑफ एन आइटम विच द एम्प्लॉयर इज गिविंग यू। तो ये तो वैसे ही बेनिफिट्स की टर्मिनोलॉजी में आना नहीं चाहिए। इसका आंसर निकालना, एंड देन वी आर डन विद एनआईसीज। और बाकी बचे हुए इसके एग्जाम किट के क्वेश्चंस आल्सो डू प्रैक्टिस, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you need to reach out to me. Okay, take care and bye bye.